हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो ठीक है, मैं फिर से प्रेजेंट हो चुका हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैथ में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, और नंबर सिस्टम में हम संख्याओं की डिटेल देख रहे थे, कुछ बेसिक देख रहे थे, और बेसिक के बाद हम नंबर सिस्टम का जो पैटर्न होता है उस पर आ जाएंगे। तो आज भी हम बेसिक ही देखेंगे, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो उनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि जिसका जो भी लक्ष्य हो, जो भी स्टूडेंट जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो वह ऐसे लोगों से दूर रहना है, उन लोगों को जो उन्हें डिमोटिवेट करें। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पता चले और सामने वाले बंदे से आप मिले और उसने कह दिया कि ना भाई ना, ये तो आपका एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता। ऐसे में आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा, आपका मन है जो बेचैन हो जाएगा, क्या इतना टफ है। कुल मिला के ऐसे वायरसों से आपको बच के रहना है। ये भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक वायरस हैं। ऐसे वायरसों से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, तुरंत उन्हें नेगलेक्ट कर देना है। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हों, यानी मैं यहीं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर आएंगे कोर्स पे अपने। एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं उपदेश देने के लिए जा रहे थे। तो वैसे तो वो बहुत ही दूर था, कई किलोमीटर था, लेकिन रास्ते में चले जा रहे थे। तो उनका शिष्य था जो चलते चलते काफ़ी धूप था, थकान हो रही थी, और शिष्य को बहुत पसीना आ रहा था, और अच्छी तेज दोपहर की धूप थी, उसे बड़ी परेशानी हो रही थी चलने में। तो क्या होता है कि उसका शिष्य बेचैन हो जाता है और पूछता है बुद्ध जी से कि जी आप ये बताइए कि अभी हमें चलना कितना है, अभी कितना और चलना है हमें। बुद्ध जी उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं कि बंदा बहुत परेशान हो गया है अंदर से। कुल मिलाकर के बुद्ध जी उनको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने शिष्य को सेटिस्फाई करने के लिए एक कैंडिडेट चले आ रहे होते हैं, एक व्यक्ति चले आ रहे हैं, सज्जन थे, बहुत ही सज्जन दिख रहे थे चेहरे से। तो उनको रोक करके बुद्ध जी पूछते हैं कि ये बताइए, जगह का नाम लेते हैं कि वो यहाँ से कितना दूर है। और बुद्ध जी मुस्कुरा देते हैं और देख लेते हैं शिष्य की तरफ अपने। तो क्या होता है, वो सज्जन व्यक्ति तुरंत आंसर देता है कि बस आप तो बगल में ही खड़े हैं, 2 किलोमीटर और चलना है, बस आपको आ जाएगा लक्ष्य। तो इसके बाद फिर दोनों चलने लगते हैं, यानी गौतम बुद्ध जी अपने शिष्य के साथ फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब 4, 6, 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर से शिष्य बेचैन हो जाता है कि कैसा है यार, 2 किलोमीटर नहीं ख़त्म हो रहा है। चलते चलते बढ़िया वो उसको फिर थकान महसूस हुई। अचानक से फिर वो पुकारा कि गुरुजी ये बताइए कि ये अभी कितना दूर हमें जाना है, हमारा लक्ष्य अभी कितना और दूर है। सामने से एक लेडीज चली आ रही थी, महिला चली आ रही थी, बहुत ही अच्छी महिला थी। तो वो चली आ रही थी। तो क्या होता है, बुद्ध जी ने उन्हें फिर से अपने शिष्य को सेटिस्फाई करने के लिए उस महिला को इस बार रोका और पूछा कि वहाँ हमें जाना है उपदेश देने के लिए, और यहाँ से कितना दूर है, और आराम से मुस्कुरा देती हैं। तो महिला भी आराम से मुस्कुराते हुए आंसर देती हैं कि बस 2 किलोमीटर और है, बस 2 से 2.5 किलोमीटर आपको चलना है और आप पहुँच जाएंगे आराम से, जो भी काम हो आप करिए, बस 2.5 किलोमीटर है। इतना सुनने के बाद शिष्य जो फिर से भरोसा में आ जाता है कि चलो 2.5 किलोमीटर तो है, अब वहीं रुक के बढ़िया चाय पानी करेंगे, रुक के अपना चाय पानी चलता हो जो हो, मतलब नाश्ता पानी यानी पियेंगे, और क्या है, ठीक है। अब फिर से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चले जाते हैं आगे, फिर भी लक्ष्य नहीं आया क्योंकि अभी भी दूर था थोड़ा। अब क्या होता है, फिर से बेचैन हो जाते हैं शिष्य। वो फिर कहते हैं कि ये बताइए स्वामी जी कि अभी कितना और चलना है, आप सही जानकारी क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इस बार स्वयं ही वो बोलते हैं कि बस 2 किलोमीटर। तो शिष्य कहते हैं कैसा है, आपका 2 किलोमीटर ही नहीं ख़त्म हो रहा है, मैं थक गया हूँ, चला जा रहा हूँ, और पैर दर्द दे रहे हैं, थकान हो रही है, चला ही नहीं जाता है। और वाकई में 2 किलोमीटर के बाद लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, आप सोच रहे होंगे कि उनसे झूठ क्यों बोला गया शिष्य से। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, आप लोगों को याद रखना है ये कहानी क्या शिक्षा देती है। आप लोग समझ गए होंगे, समझदार होंगे। जो नहीं समझ पाए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर गौतम बुद्ध जी
जो पहले व्यक्ति मिले थे वो उनकी भावनाओं को समझ गए थे कि शिष्य बहुत बेचैन हो रहा है और थक गया है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो पहले यह कह देता कि 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो क्या वो पहुंच पाता? बैठ जाता। वो कहता पहले रुको, विश्राम करने दो, हमें बढ़िया चम होने दो पहलू, फिर हम जाएंगे वहाँ, नहीं तो हम न चल पाएंगे, हम ये बैठे हैं गुरु जी। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती, लक्ष्य तक पहुँचने में देर हो जाती। तो वो समझ गए थे उनकी भावनाओं को, यानी वो जो व्यक्ति मिले थे वो उनके प्रति कैसे थे? पॉजिटिव थे। अगर कोई नेगेटिव वाला आदमी मिल जाता, नेगेटिव थिंकिंग वाला, कहता अरे भैया अभी तो बहुत दूर है और तुम्हें 25-30 किलोमीटर दूर जाना है और अभी से तुम थक हार गए हो, ऐसा करो यहीं है बैठ जाओ, तो आप समझ गए होगे ये कहानी शिक्षा देती है। और जो महिला मिली थी वो भी इसी पॉजिटिव थिंकिंग वाली थी, वो भी बात को समझ गई थी कि शिष्य बेचारा बहुत बेचैन हो गया है और बहुत थक गया है, इस वजह से फड़फड़ा रहा है, तड़तड़ा रहा है। तो इस वजह से उसने भी कहा कि 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर कह के, और तीसरे सज्जन मिले थे उनने, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे। अगर तीनों पॉजिटिव थिंकिंग वाले ना मिलते तो क्या वो इतने टाइम से बिल्कुल अपने लक्ष्य पर पहुंच पाते? वो नहीं पहुंच पाते। वो कहीं आराम से पैर पसार करके सो गए होते, मतलब विश्राम करने लगे होते। यानी कहने का मतलब है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों से मिलते हैं तो आप वाकई में अपने लक्ष्य तक बिल्कुल समय से पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यही था कि जो भी नेगेटिव थिंकिंग वाले हों, ये तैयारी तो आप, ये कंपटीशन तो निकाल ही नहीं सकते, ये तो बहुत टफ आता है, इसमें ये आता है, अरे कुछ नहीं आता है, कहाँ आता है? जिस दिन आप अंतरात्मा से सोच लेंगे कि हमें ये करना है, ये हमें टेस्ट निकालना है, उस दिन कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लोगों से मिलना है। और ये समाज के वायरस हैं, खास करके कंपटीशन के तो बहुत है खतरनाक, कोरोना वायरस हैं कंपटीशन के। तो ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करिए, दूर रहिए उन लोगों से, तभी आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्या करना है। आप बहुत होशियार हैं, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, जो थोड़ा बहुत आ जाता है मन में तो व्यक्त कर देता हूँ अपनी भावनाओं को। ठीक है, मैं भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ता हूँ और कुछ मैथ का पढ़ा देता हूँ अब। तो जैसा कि पता है संख्या पद्धति हमारी चल रही थी, और संख्या पद्धति में हमने कुछ पढ़ा था, बेसिक ही चल रहा था। सबसे पहले बेसिक आप संख्याओं के बारे में जाने तो कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। आज की और कल की क्लास बिल्कुल बेसिक पे चलेगी, और ये बेसिक है जो आपको पूरी की पूरी मैथ में काम देगा, इसीलिए इनको ध्यान देना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक की। तो सबसे पहले हम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम शुरू हो जाते हैं अब संख्याओं के बारे में। सबसे पहले आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, बहुत से लोगों को पता होगा प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी बात नहीं है। तो कितने प्रकार की सभी संख्याएं होती हैं ये सब हम देख लेते हैं। यानी गिनती की सभी जो भी संख्याएं रहती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कहने का मतलब है हमारा कि गिनती की 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यानी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी 1 से लेकर के अनंत तक, यानी जितनी भी संख्याएं आप लिख रहे हैं सबकी सब कैसी संख्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इंग्लिश वाले हों जो, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं तो आपको समझ में आ गया। अब इसी के आगे आता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल नंबर। ये बताओ पूर्ण का मतलब पूरी, ये अधूरी है का? ये अधूरी है का? अधूरा है इनमें, जीरो तो छोटा है, अगर जीरो मिला दिया जाए इस प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, बस खत्म। यानी कहने का मतलब है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो मिला दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सम संख्या, इवन नंबर के बारे में देखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। यानी अब हम पढ़ रहे हैं अगला सम संख्याओं के बारे में। आपने सुना होगा सम संख्याएं क्या होती हैं।
इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी इवन नंबर क्या कहते हैं? इवन नंबर क्या कहते हैं? यानी सम संख्या। सम, आपको पता है ऐसी संख्याएं जो कि 2 से कट जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। आपको तो पता है 2 से कटने वाली संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 जितनी भी संख्याएं हैं 2 से कटने वाली सभी की सभी का है सम संख्याएं तो है। इवन नंबर हो गया। अब ऑड नंबर भी पता है आपको, विषम संख्या। सम संख्या आपका हो चुका है। अब पढ़िए आप विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर के बारे में देखेंगे तो सीधी बात है, सम संख्याओं में 2 से ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, विषम संख्याएं कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपने देख लिया होगा, दिख रहा होगा आपको, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी विषम संख्याएं आपने लिख लिया होगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ... यही क्रम चलता जाएगा। अब आपको प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, सम संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं हो गई, यानी नेचुरल नंबर हो गया, ऑल नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। 4 प्रकार की संख्याएं आप पढ़ चुके हैं। अब 5वीं संख्या, 5वां, आप ये चारों नोट करना हो तो कर सकते हैं और ना नोट करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या का नाम बात आ जाती है कि अभाज्य संख्या ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्या क्या होती हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसी में लिख देते हैं अभाज्य संख्या। यानी प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है? आपको तो पता है, एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाता है। यानी आप समझ गए होंगे, मैं एक बार और बता देता हूं आपको ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी ऐसी संख्याएं होती हैं, यानी एक को नहीं लेते हैं, एक से बड़ी मैंने कहा, यानी एक से बड़ी ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसके एग्जाम्पल पर लिख रहे हैं, परिभाषा में आपको बताते जा रहा हूँ। जो लिखना चाहता हो अपनी ही भाषा में लिख सकता है वो, मैं इस बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा ये। ठीक है, अब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे। अब एक से बड़ी दो है, जो ये एक से और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है ना, तो सही तो है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्रम चलता जा रहा है। किसका? अभाज्य संख्याओं का, यानी प्राइम नंबर्स का क्रम चलता जा रहा है। और एक चीज ध्यान रखना है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है, एकमात्र समअभाज्य संख्या है 2, बस। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। जब कोई भी सम संख्या 2 के अलावा अभाज्य नहीं होती है तो सीधी बात है कि अभाज्य संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आ ही नहीं सकते। इकाई अंक में केवल 2 होता है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करना हो कर सकते हैं आप। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है, मिटा दूं इसको। अभी इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम नोट करने वाले नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं मिटा दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या की चर्चा की जा रही है, तो अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब 100 तक आप गिनेंगे ना, तो कितनी अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी आपको? आपको अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी 25 मिल जाएंगी, 25 अभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी
ध्यान रखना है। अगर 1 से लेकर के आप 50 तक गिने गिनती, तो 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 से 50 तक आपने गिना है क्या? 15 हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको जब इतना पता है तो ये भी पता होगा आपको कि 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप 25 से 15 घटा देंगे, 10 बचेंगी, क्योंकि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 हो गई हैं और 1 से 50 तक में 15 हो गई हैं, तो 50 से 100 तक में 25 माइनस 15 यानी 10 हो जाएंगी। अपने हिसाब से और भी आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या क्या होती हैं? यौगिक संख्याएं, इसी को कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। यौगिक संख्याएं और इसी को भाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश वाले हों, इंग्लिश वाले कहते हैं कंपोजिट नंबर, और इसी को कहा जाता है संयुक्त संख्या। कहीं दूसरा नाम लिख करके ना आ जाए, आप कन्फ्यूज आ जाएं, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। संयुक्त संख्याएं यानी जितने नाम हैं मैंने सभी बता दिए। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य का जस्ट उल्टा होगा भाज्य संख्याएं, यानी हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या को ही यौगिक संख्याएं कहते हैं और संयुक्त संख्याएं कहते हैं, और इसी को भाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा सब। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका हेडिंग क्या होगा, हम देख लेते हैं। इसका हेडिंग होगा, क्या होगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे। अभाज्य में क्या होता था, किसी और संख्या से ना कटे। इसमें क्या होता है, किसी और संख्या से कटे। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाएगा, यानी संयुक्त संख्याएं कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं तो जाहिर सी बात है, एक तो होगा नहीं, एक से बड़े की बात हो रही है। 2 नहीं होगा, 2 अभाज्य संख्या है। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 आपने लिखा तो बड़े शौक से। 3 एक और 3 के अलावा एक संख्या से, एक स्वयं और खुद एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए ना। कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 3 नहीं है। लेकिन आप 4 लिख के देखा, आपने 4 लिखा, 4 है जो एक और स्वयं के अलावा 2 से भी तो कट रहा है, यानी 4 है, 6 है, 8 है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से जरूर कटे। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिभाषा आप अपने स्तर से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ और अपने तरीके से अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं परिभाषा। मैं एग्जाम्पल दे करके और बढ़िया से समझाते चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पे सेट हो जाए, क्योंकि आपके दिमाग पे होना चाहिए, नोटबुक पे रहे या ना रहे। ठीक है, और अपने स्तर से इतना लिख लेना है कि जब भी आप देखें आपको याद आ जाए। अब अगला देखना है, अगला जुड़वां अभाज्य संख्याएं अब हम देखने वाले हैं। जुड़वां अभाज्य संख्याएं, ये क्या होता है, जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ये जुड़वां आ गया, अभी तक तो आपने जुड़वां बच्चे सुने होंगे, ये जुड़वां अभाज्य संख्याएं का आ गई। ठीक है, जैसे वहाँ बच्चे होते हैं ऐसे यहाँ संख्याएं भी जुड़वां होती हैं। कहने का मतलब है ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हेडिंग आपको समझना है, जुड़वां अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोथ प्राइम नंबर। बोथ प्राइम नंबर। इंग्लिश वाले नाराज ना हो जाए ना, इस वजह से मैं लिखता चल रहा हूँ। कोई ऐसा ना हो इंग्लिश से पसंद करता हो, CBSE बोर्ड वाला हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो। ठीक है, तो अब समझिए आप, जुड़वां अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बोथ प्राइम नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में मात्र 2 का अंतर हो, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। सबसे पहले तो 3, 5 लिखिए आप एग्जाम्पल में। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा, सबसे पहले 3 और 5 में देखिए, दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों के बीच 2 का अंतर है। आप 17, 19 लिखिए, इनके बीच में 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कुल मिलाकर के ये जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं। 2 का अंतर होना चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक
ठीक है। बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको मिले तो टिक भर मारना है, बाकी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगला आप देखेंगे लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। मैं लिख देता हूं ये और बता दीजिए सह अभाज्य संख्या क्या होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कहने का मतलब है को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या, इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा लोग बाग डिस्टर्ब होते हैं। यानी सभी स्टूडेंटों को इन दोनों में कन्फ्यूज आ जाते हैं कि कौन से का कौन उदाहरण है। यानी जुड़वां अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या में का अंतर है, बड़ी आंख फाड़ फाड़ के आपको देखते जाना है। आज के बाद इन दोनों में डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यानी पहले आप समझ लेते हैं, फिर मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। जो नहीं लिखना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काहे पेन चलाएं, काहे का पसीना छुड़ाएं लिख के, तो हम अलग खड़े हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया रखे रहना, देखोगे तो कभी है नहीं, ये तो क्लियर है, ठीक है। यानी सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है, दो या दो से ऐसी संख्याएं, मैंने अभाज्य नहीं लगाया इस बार, ध्यान देना, दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा। ध्यान रखना, एक तो सब में उपस्थित है, ठीक है, एक को नहीं लेना है। यानी एक के अलावा कुछ भी दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित ना हो, को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। लेकिन को प्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्या का एक खासियत होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हों, ठीक है। यानी कोनो जरूरी नहीं है इसमें कि अभाज्य संख्या हो, बस उभयनिष्ठ यानी कॉमन ना निकले। यानी एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। अब यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे 15 और 17 लिख दिया, 15 और 17 लिख दिया मैंने। इसको देखिए, बड़े गौर से देखिए आप, 15 और 17 तो मैंने लिखा है। इन दोनों संख्याओं को देखिए, अब आपका दिमाग खुल गया होगा, आपका दिमाग सोच रहा होगा ये 15 तो अभाज्य संख्या है, ये नहीं है। जी हाँ, मैंने पहले बोला है सह अभाज्य संख्या में कोई ज़रूरत नहीं है कि दोनों संख्याएं कैसी हों, दोनों तीनों जितनी भी लिखी हों, कुल मिलाकर के इन दोनों तीनों जितनी संख्याएं लिखी गई हों उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। वो संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर्स होंगी, यानी सह अभाज्य संख्याएं होंगी आपस में। यानी यहाँ पे देखो 15 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 17 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन इन पे एक के अलावा क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना कुछ कॉमन। बस यही तो हमें चाहिए था। यानी नोट करके इतना लिख लेना है आपको, नोट करके बस इतना लिखना है कि को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या में जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या ही हों। यानी अभाज्य संख्या होना कोई जरूरी नहीं है, कुल मिलाकर के उनके बीच उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, यानी कुल मिलाकर के कॉमन फैक्टर ना निकल के आए, बस वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जुड़वां अभाज्य और सह अभाज्य में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 13 और 15 देखेंगे आप, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या है। और देखना चाहते हैं तो 21 और 30 देखिए आप, ये भी आप कहोगे 21 ये तो अभाज्य संख्या ये नहीं है, तो मैंने कहा अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, बस दोनों के बीच कॉमन ना निकल के आए एक के अलावा, बस ये संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे, आज आपने बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लिया है। कल मैं आपको बता दूंगा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको प्रमेय और अपरमेय के बारे में, प्रमेय और अपरमेय के बारे में जितना भी कौन पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, जितना भी रेशनल इरेशनल जितना जो कुछ है, इंटीजर वगैरह सब आप देख लेंगे, सब कल देख लेंगे। और कल के बाद हम शुरू हो जाएंगे अपने लक्ष्य पर, क्योंकि आज की जो ये बेसिक क्लासें हैं ये पूरी मैथ में आपको काम देने वाली हैं, ये बहुत ही ज़रूरी थी। कुल मिला के ये सब पता होगा तो आप कहीं फंसने के चांसेस न रहेंगे, आप अपने से समझ सकेंगे सब कुछ, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।